क्या होगा अगर आप किसी चीज को आधा करते ही जाएं? चलिए एक सेब से शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही तीखी धार वाली चाकू से। आप चाकू को अपने हाथ में लेते हैं और एक शानदार तरीके से सेब को 2 हिस्सों में काट देते हैं। सेब के आधे टुकड़े चौथाई में बदल जाते हैं, फिर चौथाई टुकड़े 8वें हिस्सों में। आपके सामने छोटे छोटे सेब के टुकड़े होते हैं, लेकिन जब आप 14वीं बार काटते हैं तो एक नियमित आयताकार पैटर्न उभरता है और आप महसूस करते हैं कि सेब की चिकनी परत पौधों की कोशिकाओं से बनी होती है। आप काटते जाते हैं, कोशिकाओं को और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। 8 बार और काटने से कोशिकाएं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल अणुओं में बदल जाती हैं। कुछ और बार काटने पर अब आपके पास 10 की शक्ति 27 व्यक्तिगत परमाणु होते हैं। आप रुकते हैं, क्या यहीं तक? क्या आप अब और नहीं काट सकते? लेकिन आपकी चाकू बेहद तीखी है और आप परमाणु को काटने लगते हैं। आप इलेक्ट्रॉनों के बादलों को हटा देते हैं और भीतर एक तरह की शून्यता दिखाई देती है, लगभग पूरी शून्यता, क्योंकि केंद्र में छोटे से परमाणु नाभिक होते हैं जो उस सेब से 100 ट्रिलियन गुना छोटे होते हैं जिससे आपने शुरुआत की थी। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते और काटते जाते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क और ग्लूऑन में बदल जाते हैं और अब आप उप परमाणविक दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां धुंधले संभावनाओं का शासन है और सेब अब सिर्फ एक तरंग है जो क्षेत्र की सागर पर चल रही है। आपको लगता है कि आपने अंततः सीमा को छू लिया है, ब्रह्मांड के मौलिक टुकड़ों तक पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि आप अभी और आगे जा सकते हैं। 100 से अधिक बार काटने पर बिंदु रूपी क्वार्क और इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि लहराते हुए तारों में बदल जाएं, जो 1 ट्रिलियन मीटर के आकार के होते हैं और अतिरिक्त आयामों में कंपन करते हैं। यहां तक कि शायद अंतरिक्ष और समय भी छोटे छोटे मौलिक ब्लॉक होते हैं जिन्हें और नहीं काटा जा सकता। या हो सकता है कि किसी भी तरह की वास्तविकता खत्म हो जाए और हम पाएं कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक सिमुलेटेड ब्रह्मांड है जो किसी सुपर आयामी कंप्यूटर पर चल रहा है, या हमारी 3 आयामी अस्तित्व एक भ्रम है और सब कुछ जो हम जानते हैं और प्यार करते हैं वह सिर्फ एक होलोग्राम है, आयामी कार्यचिह्न है। या इससे भी अजीब, शायद यह सब कच्ची गणितीय संरचनाएं हैं नीचे तक। लेकिन कौन सा सच है और हम कैसे निश्चित हो सकते हैं? वास्तविकता को समझने के लिए, वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझने के लिए और यह जानने के लिए कि हजारों वर्षों में मानवता ने इसे सुलझाने के लिए कैसे संघर्ष किया है, हमें ब्रह्मांड को काटना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपना चैनल बियॉन्ड द कोड पर। सैटीन पूर्वजों के लिए वास्तविकता स्पष्ट रही होगी। अफ्रीका के मैदानी इलाकों से लेकर उत्तरी यूरोप के बर्फीले बंजर इलाकों में घूमने वाले लोगों के लिए वास्तविकता वह थी जिसे वे अपनी आंखों और कानों, स्पर्श और जीभ से महसूस करते थे। वास्तविकता बस बाहर मौजूद थी। जंगल में किसी टहनी का टूटने की आवाज उन्हें यह बता सकती थी कि उनका अगला भोजन तैयार है, या यह चेतावनी दे सकती थी कि वे खुद किसी बड़े दांतों और तेज पंजों वाले जानवर के मेनू में हो सकते हैं। वास्तविकता को महसूस करना जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। शायद अपनी दिन प्रतिदिन की संघर्षों में इन दूर दराज के पूर्वजों के पास सोचने का समय बहुत कम था। उनके पास उन्हें घेरने वाली दुनिया के बारे में गहराई से सोचने का समय बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ और विचारों का विस्तार हुआ, वास्तविकता की प्रकृति भी जरूर बदली होगी। हम जानते हैं कि लगभग 1 लाख साल पहले इंसानों ने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। वे क्या सोच रहे थे जब वे अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे, हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन शायद वे हमारे वास्तविकता से परे किसी दुनिया के बारे में सोच रहे थे, किसी परलोक के बारे में। ये समारोह मानव विचारों की झलक प्रदान करते हैं और यह भी कि वास्तविकता से कहीं अधिक कुछ था जो आंखों, कानों या नाक से महसूस किया जा सकता था। आत्माओं और देवताओं के बारे में विचार और अदृश्य फिर भी शक्तिशाली प्रभावों की अवधारणा उभरने लगी, साथ ही अर्थ और उद्देश्य के सवाल भी। देवताओं ने हमें सेब भी दिया जो हमारे खाने के लिए स्वादिष्ट फल था। इसके परे सेब की वास्तविकता पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका उत्तर मानव मस्तिष्क की सोच से परे था, केवल देवताओं के विचारों में ही पाया जा सकता था। प्लेटो प्राचीन दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में रहने वाले प्लेटो का असली नाम अरिस्टोक्लीस था और प्लेटो केवल एक उपनाम था, एक उपनाम जिसका मतलब था चौड़ा, और कहा जाता है कि यह उनके मजबूत शरीर की ओर इशारा करता था। भौतिक दुनिया प्लेटो को परेशान करती थी। वस्तुओं को उनके भौतिक गुण कहां से मिलते हैं, चाहे वह सेब की त्वचा की हरियाली हो या यह तथ्य कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं। प्लेटो का मानना था कि हमारी दुनिया वास्तविक दुनिया नहीं है और इसे समझने के लिए हमें उनकी प्रसिद्ध गुफा की रूपक का पता लगाना होगा। प्लेटो हमें एक गहरी गुफा के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। इस गुफा में एक समूह कैदियों को जंजीरों में जकड़ा हुआ रखा गया है जो एक दीवार की ओर देख रहे हैं। कैदी हमेशा वहीं रहे हैं, गुफा में जंजीरों में जकड़े हुए, और उन्होंने कभी बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं किया। गुफा में देखें, सभी कैदी केवल गुफा में दीवार देख सकते हैं उनके सामने, और दीवार पर वे परछाइयां देखते हैं। ये परछाइयां गुफा के प्रवेश द्वार से आने वाली धूप से बनती हैं, और परछाइयां तब बनती हैं जब लोग अपने दैनिक कामकाज में गुफा के मुहाने पर चलते हैं। वे बाहरी वास्तविकता के बारे में क्या समझ सकते हैं जिसे वे मुश्किल से देख सकते हैं? वे वास्तविक दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन हम इससे भी आगे जा सकते हैं। क्या हो अगर वे वास्तव में गुफा के मुहाने से परे की वास्तविकता की परछाइयां नहीं देख रहे हैं? इसके बजाय कुछ शरारती लोग गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दें और कैदियों की दीवार को एक उज्जवल आग से प्रकाशित कर दें।
इस रोशनी के साथ अब ये लोग कैदियों के साथ मानसिक खेल खेल सकते हैं, दीवार पर कहानियां सुनाने के लिए परछाई के कठपुतली का उपयोग कर सकते हैं। अब कैदी केवल गुफा के मुहाने से लोगों को गुजरते हुए नहीं देख रहे हैं, अब वे राक्षसों और युद्धों, महलों और राजाओं की कहानियां देख सकते हैं। कैदी इस नई वास्तविकता को क्या समझ सकते हैं? क्या यह पहले से कम वास्तविक है? उनके लिए दीवार पर यह छवि ही उनकी वास्तविकता है और कुछ नहीं है, और इसलिए ये नई रोमांचक कहानियां पहले से गुफा के प्रवेश द्वार से गुजरते हुए लोगों की तुलना में उतनी ही वास्तविक हैं उनके लिए। राक्षस और युद्ध सचमुच वास्तविक हैं। फिर प्लेटो हमें यह विचार करने के लिए कहते हैं कि हम कैदियों की तरह हैं और जो वास्तविकता हम हर पल अनुभव करते हैं वह एक प्रक्षेपण है। यह एक ऐसी जगह की प्रक्षिप्ति है जहां सच्ची वास्तविकता चलती है। हमारी अपूर्ण दुनिया केवल एक उत्तम वास्तविकता की चमकदार छवि है। प्लेटो के लिए हमारा अनुभव केवल एक सच्ची वास्तविकता की परछाई है। जो कुछ हम अब जानते हैं उसे देखते हुए यह अजीब तरह से भविष्यवाणी जैसा था, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय फैलाव को उस गणितीय कानून में लिखा गया था जो ब्रह्मांड को संचालित करता है, एक सिद्धांत में जिसे 1 सदी पहले विकसित किया गया था, एक सिद्धांत जिसने स्थान और समय की वास्तविकता को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सोचता हूं, इसीलिए मैं हूं। यह फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेस्कार्टिस थे जिन्होंने ये प्रसिद्ध शब्द कहे, और अस्तित्व की वास्तविकता पर उनका यह गहरा विचार सदियों से गूंज रहा है। लेकिन डेस्कार्टिस ने अस्तित्व के अर्थ से अधिक में झांका था। 1619 की एक रात डेस्कार्टिस ने ठंड से बचने के लिए खुद को एक छोटे कमरे में बंद कर लिया। डच प्रोटेस्टेंट राज्य के लिए एक भाड़े के सैनिक के रूप में लड़ते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन किया था। लेकिन यह ठंडी रात किसी अन्य रात जैसी नहीं होगी। कहा जाता है कि डेस्कार्टिस अपने बीमार बिस्तर पर लेटे हुए कमरे में इधर उधर घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मक्खी छत पर चल रही है, फिर उड़ान भर रही है और दीवार पर जा बैठी। जैसे ही मक्खी छत से दीवार और फिर वापस उड़ने लगी, एक विचार डेस्कार्टिस के मन में आया। वह मक्खी की यात्रा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उन्हें एहसास हुआ कि मक्खी की गति को बांधने के लिए उन्हें एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता है, और जबकि यह बिंदु मनमाना है, उन्हें इसमें स्थिरता रखनी चाहिए और इसे बदलना नहीं चाहिए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस बिंदु से मक्खी की दूरी के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मक्खी की गति का पूरा वर्णन करने के लिए आपको न केवल दूरी बल्कि दिशा की भी आवश्यकता है। फिर डेस्कार्टिस के मन में एक चौंकाने वाला विचार आया, एक एहसास जिसने मक्खी की गति को सरल बना दिया। अपने संदर्भ बिंदु के लिए डेस्कार्टिस ने उस कोने को लिया जहां 2 दीवारें छत से मिलती हैं। इस बिंदु से डेस्कार्टिस ने दीवारों के मिलन बिंदुओं के साथ चलने वाली रेखाओं की कल्पना की, जिससे वे अक्षाएं परिभाषित होती हैं जो एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं। यदि आप मक्खी के स्थान को इन अक्षों पर प्रक्षेपित करते हैं, तो डेस्कार्टिस ने सोचा, तो आपको संख्याएं मिलेंगी, और यह वही 3 संख्याएं हैं जिनकी आपको किसी भी क्षण में स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। 3 संख्याएं जो त्रिआयामी स्थान में एक अद्वितीय स्थान को परिभाषित करती हैं। 3 संख्याएं जो घड़ी की टिक टिक के साथ लगातार बदलती रहती हैं। डेस्कार्टिस की समन्वय प्रणाली आज हमें सामान्य और स्पष्ट लगती है। बच्चों को यह तब सिखाया जाता है जब वे प्रारंभिक विज्ञान में स्थान और गति का सामना करते हैं। पेशेवर वैज्ञानिकों के लिए समाधान खोजने की शुरुआत के लिए एक कार्टेशियन समन्वय प्रणाली स्थापित करना पहला कदम है। डेस्कार्टिस का नाम सदियों से गूंजता आ रहा है। 1650 में मृत्यु होने पर डेस्कार्टिस इस बात से अनजान थे कि इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में एक छोटा लड़का बड़ा हो रहा था। यह लड़का आइजक न्यूटन इन समय और त्रिआयामी स्थान की धारणाओं का उपयोग करेगा, इसे उस गणितीय मंच के रूप में स्थापित करेगा जिस पर सभी गति होती है। यह आइजक न्यूटन ही थे जिन्होंने उन नियमों को स्थापित किया जिन्हें हम अब शास्त्रीय यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। न्यूटन के ब्रह्मांड में समय एक सच्चा पूर्ण होता है, एक एकल घड़ी जो पूरे ब्रह्मांड में चलती है, एक टिक जिसे सभी सहमत होते हैं। स्थान थोड़ा अधिक जटिल था, जैसा कि डेस्कार्टिस के समकालीन गैलीलियो ने खोजा था, क्योंकि प्रत्येक पर्यवेक्षक को अपनी समन्वय प्रणाली का मूल परिभाषित करने की स्वतंत्रता होती है। गैलीलियो ने डेस्कार्टिस या न्यूटन की गणितीय सोच से अधिक कहानियों के संदर्भ में सोचा, और उन्होंने एक जहाज पर सवार होने के बारे में सोचते हुए गति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने महसूस किया कि यदि जहाज बंदरगाह में हो या एक चिकने समुद्र पर धीरे धीरे चल रहा हो, तो डेक के नीचे का अनुभव समान होगा। हालांकि यदि हवा तेज हो जाती है और जहाज की गति बढ़ने लगती है, या यदि जहाज ऊबड़-खाबड़ पानी में प्रवेश करता है जिससे जहाज हिलने डुलने लगता है, तो डेक के नीचे के लोग इस गति परिवर्तन को महसूस करेंगे, जैसे प्लेटें और कटलरी मेज से फिसल जाती हैं और लोग अपने पैरों पर अस्थिर हो जाते हैं। इस आधार पर गैलीलियो ने घोषणा की कि ब्रह्मांड में कोई पूर्ण विश्राम नहीं हो सकता, सभी गति सापेक्ष होनी चाहिए, और गति के नियम उन पर्यवेक्षकों के लिए समान होने चाहिए जो अविवेकी गति की स्थिति में है। सापेक्षता का पहला सिद्धांत आ चुका था। ये विचार न्यूटन के शास्त्रीय यांत्रिकी के समीकरणों में परिलक्षित होते हैं। समान गति में प्रत्येक पर्यवेक्षक न्यूटन के 3 नियमों का उपयोग करके प्रयोगों के परिणामों की गणना कर सकता है। और इसे समझने के लिए आइए आइंस्टाइन के एक विचार प्रयोग पर नजर डालते हैं। 3 लोगों को एक तेजी से चलती ट्रेन के डिब्बे में सवार मानते हैं। एक व्यक्ति डिब्बे के पीछे खड़ा है, एक सामने और एक बीच में। जब ट्रेन समान गति से चल रही है, तो ये 3 लोग एक प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं। डिब्बे के बीच में खड़ा व्यक्ति एक उपकरण रखता है जो प्रकाश की एक किरण छोड़ेगा। वह प्रकाश की किरण डिब्बे के पीछे और सामने की ओर जाएगी।
डिब्बे के दोनों सिरों पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दर्पण है जो किरण को बीच की ओर वापस परावर्तित करेगा, और जैसे ही प्रकाश परावर्तित होता है दोनों छोर पर खड़े व्यक्ति अपने हाथ हवा में उठाते हैं। व्यावहारिक रूप से किसी भी ट्रेन के डिब्बे में यह प्रयोग पल भर में समाप्त हो जाएगा और लोगों की धीमी प्रतिक्रिया समय सबसे बड़ा कारक होगा। लेकिन यही विचार प्रयोग की खूबसूरती है। हम उन दिन प्रतिदिन की सीमाओं को अनदेखा कर सकते हैं और केवल भौतिकी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चलो ट्रेन की स्थिति के बारे में सोचते हैं। सब कुछ सम्मित लगता है। प्रकाश की तरंग बाहर की ओर जा रही है और उसकी परावर्तन हो रही है, और तरंग बीच में वापस आ रही है और प्रयोग समाप्त हो रहा है। और यह कहना उचित लगता है कि दोनों हाथ एक साथ उठाए गए थे। यह समकालिक था। अब ट्रेन में सवार नहीं हो रहे एक बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं, बल्कि बस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और मजे के लिए ट्रेन को बहुत तेज प्रकाश की गति के करीब बना देते हैं। ट्रेन के दौड़ते हुए गुजरने और प्रयोगकर्ता के प्रयोग करते समय बाहरी पर्यवेक्षक क्या देखते हैं? खैर, यही वह जगह है जहां यह थोड़ा अजीब हो जाता है। हमारे बाहरी पर्यवेक्षक को प्रयोग शुरू होते हुए और प्रकाश की तरंगों को गाड़ी के साथ साथ जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन याद रखें कि आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार सभी पर्यवेक्षकों को प्रकाश की गति एक समान दिखनी चाहिए। प्रकाश की गति, इसका पर्यवेक्षक की दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है? चूंकि ट्रेन चल रही है, गाड़ी का पिछला हिस्सा उस दूरी को कम कर रहा है जिसे प्रकाश को पार करना है, जबकि गाड़ी का अगला हिस्सा दूर जा रहा है जो परावर्तक दर्पण तक की दूरी को बढ़ा रहा है। प्रकाश अंततः प्रत्येक दर्पण से टकराता है और बीच में वापस आ जाता है। दूरी फिर से बदलती है। अंततः दोनों तरंगें एक ही समय में बीच में वापस आ जाती हैं। जब बाहरी पर्यवेक्षक से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या देखा, तो वे प्रयोग का वर्णन कैसे करेंगे? वे कहेंगे कि उन्होंने तरंगों को एक ही समय में उत्सर्जित होते देखा और उन्होंने देखा कि तरंगें एक ही समय में बीच में वापस आईं, लेकिन उन्होंने परावर्तन और हाथों को अलग अलग समय पर उठते हुए देखा। समकालिकता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन अवलोकन कर रहा है। जब आइंस्टीन अपने सापेक्षता सिद्धांत से खुश थे तो उन्होंने तुरंत एक समस्या देखी, और वह समस्या थी गुरुत्वाकर्षण। 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करने के लिए अपने समीकरण दिए थे, और ये उस दर को समझाने में काम आए जिस पर एक सेब पेड़ से गिरता है या चंद्रमा की कक्षा। हालांकि न्यूटन के समीकरण द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर निर्भर थे। न्यूटन के ब्रह्मांड में, जहां समय निरपेक्ष है, हम एक सटीक वर्तमान में अलगाव के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आइंस्टीन के ब्रह्मांड में, जहां अब सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं है, हमें किन द्रव्यमानों के बीच की दूरी को ध्यान में रखना चाहिए? कौन सा अब अभी है? समकालिकता की कमी ने अद्वितीय अलगाव की धारणा को खारिज कर दिया, और आइंस्टीन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को अपने सापेक्षता सिद्धांत में शामिल करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सके, और इसीलिए अंततः उनके पास न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें शून्य से गुरुत्वाकर्षण को फिर से परिभाषित करना पड़ा। लेकिन उनके समीकरणों में गुरुत्वाकर्षण कहां शामिल किया जा सकता था? उत्तर इससे भी अधिक अजीब था जितना पहले हुआ था। समय और स्थान दोनों ही लचीले थे। गुरुत्वाकर्षण को ब्रह्मांड के ताने बाने के झुकने और फैलने में समाहित किया जा सकता था। इसमें एक दशक का प्रयास लगा, लेकिन 1915 में आइंस्टीन ने गणित को हल कर लिया था। यह सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है जिसे हम आज गुरुत्वाकर्षण की क्रिया को समझाने के लिए उपयोग करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण दो द्रव्यमानों के बीच का बल नहीं है, अब यह समय स्थान का वक्र है। यही गणित है जिसे हम ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं, और यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन में जीपीएस चलाने में भी उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड में आइंस्टीन की सापेक्षता के निष्कर्ष अभी भी लागू होते हैं। कोई समकालिकता नहीं है, अब सर्वसम्मति से सहमत नहीं है। समय और स्थान अत्यधिक विकृत और विकृत हो सकते हैं, और चाहे चीजें एक ही समय में मौजूद हों, यह केवल पर्यवेक्षक की दृष्टि में है। अब हम 2023 के उल्लेखनीय क्वासर अध्ययन पर वापस आ सकते हैं। क्या ब्रह्मांड के युवा होने पर समय वास्तव में धीमा हो गया था? खैर, अगर आप वहां होते शिशु ब्रह्मांड में, तो एक सेकंड जैसा ही लगता, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसमें यात्रा करने वाला प्रकाश खिंच गया। समय स्थान की यह लचीली फैली हुई प्रकृति हमें जो दूर के ब्रह्मांड में दिखती है, वह समय के साथ खिंच जाती है, और इसलिए हमें लगता है कि दूर का अतीत धीमी गति से बीत रहा था। और इस अवधारणा का एक और भी चरम संस्करण काले छिद्रों के चारों ओर अनुभव किए गए समय के फैलाव में दिखाया गया है। काले छिद्र के केंद्र में समय स्थान असंभव चरम सीमा तक विकृत हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्षितिज के करीब आते हैं, यह भी विकृत और फैला हुआ होता है, और इसलिए आपकी समय की अनुभूति दूर के पर्यवेक्षकों की तुलना में धीमी हो जाती है। और विचित्र रूप से ये दोनों विचार, काले छिद्रों के चारों ओर समय का फैलाव और दूर के अतीत में समय का फैलाव, जिस संदर्भ में वे उत्पन्न होते हैं, उनमें बड़े पैमाने पर अंतर होने के बावजूद मूल रूप से एक ही चीज है। और इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों से समय की हमारी दृष्टि हमेशा के लिए बदल गई। आइंस्टीन के क्रांतिकारी दृष्टिकोण में ब्रह्मांड के बारे में समय का प्रवाह पूरी तरह से व्यक्तिगत है। आपकी घड़ी, चाहे वह यांत्रिक हो जैसे घड़ी या जैविक हो जैसे दिल की धड़कन, प्रति सेकंड एक नियमित 1 सेकंड टिकती है। अन्य लोगों की घड़ियां आपकी तुलना में बहुत अलग तरीके से चल सकती हैं, यदि वे आपसे अलग तरीके से चल रहे हैं, यदि वे कहीं अलग बैठे हैं, आपसे भिन्न गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, वे ब्रह्मांड के जीवन के किसी अलग युग में स्थित हैं। समय का यह झुकाव वास्तव में ब्रह्मांड का हिस्सा है। पृथ्वी की सतह से टकराने वाले लंबे जीवन वाले म्यूवन इसका प्रमाण है। जैसा कि वे प्रयोग हैं जहां परमाणु घड़ियां पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर ले जाई जाती हैं, अपनी टिक को टिकाती हैं ताकि जब वे फिर से जुड़ें तो वे असिंक्रोनाइज हो जाएं।
और हम भविष्य में यात्रा करने के लिए समय की इस सापेक्ष प्रकृति का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। हमें बस काले छिद्र के तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घूमने की जरूरत है, एक ऐसी जगह जहां समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में प्रभावी रूप से रुक जाता है। तो जब आपके लिए मिनट या घंटे बीतेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो साल और दशक बीत चुके होंगे।